लोगों का ये मकसद बहुत बिल्कुल क्लियर था। जी सरकार को ये लोकतांत्रिक तरीके से बताना था कि जिसके लिए आप बिल लाने की बात कर रहे हैं उसको आप छलावा कर रहे हैं और ये बिल्कुल ठीक नहीं है और अनकॉन्स्टिट्यूशनल वे में आप इस तरीके से नहीं कर सकते। आर्टिकल 15, आर्टिकल 14, आर्टिकल 29, आर्टिकल 30 का उल्लंघन है। इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जो आज इसका कॉल दिया था और MIM ने पूरी तरीके से इसका समर्थन किया है। अभी आपने देखा खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब कल जो है उन्होंने मीटिंग भी की और हमने उन्हें भरोसा भी दिलाया कि हमारे कारकुनान जो है ऑन ग्राउंड सपोर्ट दे रहे हैं। बैरिस्टर सदर मजलिस ने भी इसमें अपनी बात रखी और हमारा चूँकि डिसेंट रिपोर्ट भी उन्होंने लगाई, JPC के वो मेंबर भी थे, तो सरकार ने उसको दरकिनार किया। और जिस तरीके से अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर रहे हैं ये बिल्कुल यहाँ से ये गैर संवैधानिक है और इसके खिलाफ एहतजाज हम पूरा अमन करते रहेंगे और इसको तब तक यहाँ से जारी रहेगा जब तक ये बिल जो है इसको वापस नहीं ले लेती सरकार। अगर बिल पास हो जाता है तो देखिए कानूनी भी लड़ाई है और जो अदालती प्रक्रिया है और अदालती प्रक्रियाओं के तहत भी गुजरा जा सकता है और जनता की भी एक अदालत है और उसमें यहाँ से हम लोग कर सकते हैं काम। अभी तो ये एक शुरुआत की गई है, आगे की रूपरेखा जो है वो तैयार की जाएगी। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी अपने फैसले लेंगे और हम उनका समर्थन करेंगे। और पहले भी ऐसा हुआ है, बहुत बड़ी एहतजाज हुए हैं लेकिन एक डिसीजिव वे में नहीं जा सके क्योंकि वहाँ पे कोई एक सेट जो है कोई लीडरशिप नहीं थी, ऑर्गेनिक प्रोटेस्ट था। अब लिहाजा ये है कि यहाँ पे एक लीडरशिप है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सरबराही में ये इस बार हो रहा है, तो मुझे लगता है कंक्लूजन तक हम पहुँचेंगे और सरकार तक अपनी बात पहुँचाने में कामयाब रहेंगे। है कि एक परिवार का वर्चस्व है, एक ही परिवार के पास है है। कुछ लोगों का वक्फ बोर्ड आम बिल्कुल गलत बात है। वक्फ बोर्ड जो है वो सरकार के एम्बिट के अंदर आता है। वक्फ बोर्ड जो है ये स्टेट मशीनरी के अंदर आता है और वक्फ बोर्ड कभी भी जो है यहाँ से इंडिपेंडेंट नहीं रहा, ऑटोनोमस बॉडी नहीं रहा। ये किसी मुसलमानों की अपनी संस्था नहीं है। ये तो जिस भी राज्य में सरकार होती है उसके अंडर होता है। चेयरमैन भी जो है नियुक्ति होती है वो मुख्यमंत्री और गवर्नर के ये पर होता है। वक्फ बोर्ड का CEO जो नियुक्ति होता है वो तो वो सरकार के ये पर होता है। और जिस जिले में वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टीज होती है उसमें मेंबर भी यहाँ से DM होता है, कलेक्टर होता है। फिर आप क्यों यहाँ से नॉन मुस्लिम मेंबर लाना चाहते हैं? देवी स्थानम बोर्ड हो चाहे यहाँ से आपका 4 धाम बोर्ड हो, वहाँ तो कोई यहाँ से मुस्लिम मेंबर नहीं होता। फिर आप क्यों इन्फिल्ट्रेशन जो ये करना चाहते हैं? इसी को तो हम घुसपैठ कहते हैं। सरकार घुसपैठ के खिलाफ बातें करती है, आप यहाँ घुसपैठ करना चाह रहे हैं। प्रॉपर्टी मुसलमानों की, उसकी फलाह और बहबूद का काम भी मुसलमानों के लिए, तो रेगुलराइजेशन भी तो उसी तरीके से हो। फिर आपको क्यों अपना एजेंडा थोपना? ये सबसे बड़ा एक मुद्दा है कि सरकार की इंटेंशन गलत है, मंसूबे गलत है। ये आप जो मंसूबा जो गलत है वो बिल्कुल ठीक नहीं है और मैं ये समझता हूँ कि इस तरीके से जो काम हो रहा है वो बिल्कुल ठीक नहीं है और इस पर हमें एक बेहतर फैसला लेने की ज़रूरत है। आवाम के बीच हम जा रहे हैं और आगे भी इसके लिए हम एहतजाज के लिए कोशिश करेंगे। सरकार कह रही है फायदे का रोजा में रखकर कितना प्रदर्शन करना कहाँ तक जरूरी है सर? देखिए, जो लोगों को गलत फहमी है कि रोज़े में लोग यहाँ से सुस्त हो जाते हैं, रोज़े में तो हमारा ईमान और मजबूत होता है। हम तो दोगुनी ईमान के साथ काम कर रहे हैं और कौम के काम के लिए, मिली कामों के लिए यहाँ से रोज़ा हो या गैर रोज़ा हो। एक बात बताइए, क्या रोज़े में यहाँ से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सफ़रें नहीं हुई? रोज़ा में यहाँ से सहाबा के यहाँ से सफ़रें नहीं हुई? बड़ी बड़ी सफ़रें हुई हैं, बड़े बड़े यहाँ से काम हुए। इतिहास के ये से देखें तो भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए इस प्रोटेस्ट क्या सरकार जमीनें लूटना चाहती है वक्फ बाय यूज़र को ख़त्म करके। वक्फ बाय यूज़र क्या है? टाइम इमेमोरियल से जो भी यहाँ से मस्जिद, दरगाहें और कब्रिस्तान की ज़मीनें हैं उसको यहाँ से टाइम इमेमोरियल से वो वक्फ है। अब आप उसको कहते हैं कि इसकी डॉक्यूमेंटेशन लेंगे, इसकी रेगुलेशन, ये हाउ इज़ इट पॉसिबल? इस देश में हज़ारों मंदिरें हैं, क्या आप उसको रेगुलराइज कर सकते हैं जो टाइम इमेमोरियल से बनी हुई है? और यहाँ से ये गलत कहना है भाई, चाहे इंडोनमेंट बोर्ड हो, हिंदू इंडोनमेंट बोर्ड, उनके पास भी बहुत लाखों एकड़ ज़मीनें हैं यहाँ से, उनके भी बढ़ चुके हैं। मुसलमानी नहीं कुछ नहीं बटे हैं। दो इबादत का महीना है, इसमें आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। तो जब हमारी मस्जिदें ही नहीं रहेंगी तो इबादत कहाँ करेंगे? जब हमारी दरगाहें ही नहीं रहेंगी तो ज़ियारत कहाँ होगी? जब हमारी कब्रिस्तान ही नहीं रहेंगे तो दफनाने का कहाँ पे इंतज़ाम किया जाएगा? क्या करेंगे आप? भाई इबादत तो तब होगी जब हमारी यहाँ से जो धार्मिक संस्थाएं हैं वो यहाँ से बाकी रहे।
सरकार इसी को तो साजिश कर रही है ख़त्म करने के लिए। वक्फ बाय यूज़र को एबॉलिश करने का मतलब है कि आप इन धार्मिक स्थलों पर यहाँ से हिंदू संगठनों को एक मौका दे रहे हैं ताकि उसको विवादित बनाए। सही बात तो यह है, लुब्बे लुबाब चाहे वो पढ़ा लिखा तबका हो या गैर पढ़ा लिखा तबका हो, वो इस बात को समझ ले कि अगर ये बिल पास होता है तो जो हाल आज संभल में हुआ है, जिस तरीके से किसी एक बनी बनाई मस्जिद को विवादित करने की कोशिश की गई, वैसे ही देश की हज़ारों मस्जिदों पर इस तरह के मसले मसाइल। इसलिए हम देश में अमन शांति चाहते हैं। जो देश में अमन शांति चाहते हैं उनको यहाँ से इस बिल का विरोध करना चाहिए। जेपीसी के अध्यक्ष कह रहे हैं कि देश को चलाने की साजिश रची जा रही है, कोशिश की जा रही है। जेपीसी के अध्यक्ष जो हैं जगदम्बिका पाल जी जो हैं, उन्होंने खुद अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम किया है। डिसेंट रिपोर्ट को पार्लियामेंट में टेबल होने नहीं दिया और ये बहुत गलत बातें थी। आप जेपीसी बनाने का मकसद क्या है? तो बीजेपी अपना एजेंडा चला रही है, ये एक मनमानी और मनमानी नहीं चलेगी। देखिए, मुझे लगता है कि नीतीश कुमार जी और चंद्रबाबू नायडू जी को समझाने की ज़रूरत है। अगर वो समझ गए तो क़यामत तक ये बिल पास नहीं हो पाएगी। लेकिन जो 14 क्लॉज कह रहे हैं कि हमने इसको अमेंडमेंट कर दिया है, हटा दिया है। नहीं, बिल्कुल यहाँ से इसको हम इसका एहतजाज करते हैं और डेमोक्रेटिक वे में करते रहेंगे और हमारा ये एहतजाज जारी रहेगा। इसकी जो रूपरेखा होगी फिर अगले यहाँ से संस्करण में आपको भी बताएंगे।